नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। इस वक्त हमारे समक्ष है श्री सुनील भाटिया, जो कि प्रेसिडेंट है कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन नागपुर के। नमस्कार, सुनील भाटिया, प्रेसिडेंट नागपुर कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, साथ में मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स नागपुर में। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो ट्रेड की जो हालत चल रही है, किस तरह के हालात ट्रेड में शुरू है, उस बारे में आप बताइए। देखिए सर, ट्रेड के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कारण बहुत बड़ा है चेंजिंग सिनेरियो इन बिजनेस। ये जो कोविड के कारण बहुत से व्यापार काम करने के तरीकों में बहुत बदलाव आया है, और हमारे जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हम एफएमसीजी कंपनी के प्रोडक्ट्स सारे नागपुर में किराना, जनरल, मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट्स में अवेलेबल कराते हैं, उसमें बहुत हेवी कंपटीशन भी आ गया है। कंपटीशन आने का रीज़न ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परचेस और ई कॉमर्स कंपनीज का बहुत ज़्यादा बढ़ावा सरकार की नीति के कारणों से। तो ओवरऑल आज की तारीख में बिजनेस करने में हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को और बिजनेस लॉबी को बहुत तकलीफ जा रही है, जिसमें हम सरकार को चाहते हैं कि कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करें, उनको समझाएं हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में। जब सर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, हर तरफ आर्थिक महामारी बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे किस तरह से हो रहा है, उस बारे में बताइए। देखिए सर, इन्फ्लेशन कोविड जैसे जैसे धीरे धीरे नॉर्मल हुआ है, बिजनेस खुलने शुरू हुए हैं, तो हमें नया प्रॉब्लम आया है इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत से कारणों से आई है। महंगाई आज सरकार बोलती कि भाई ये जो यूक्रेन और रशिया का वार है उसके कारण है, लेकिन उसके पहले भी महंगाई काफ़ी आ चुकी है। और महंगाई के कारण जो ग्राहक है, कस्टमर, कंज्यूमर है, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया है, क्योंकि उसको हर चीज़ काफ़ी ऊंचे रेट में खरीदी करना पड़ रहा है। एक तो कोविड के टाइम पर कई लोगों के बिजनेस बराबर चले नहीं हैं, कई लोगों के पास में काम नहीं रहा है। आज जैसे तैसे वो कोविड को क्लियर करके हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे इसमें हर प्रोडक्ट महंगा हो गया है। करीब आप जनरल आइटम में बात करें तो 20 से लेकर तो 50-55% तक के तेजी आ गई है, जबकि जो भी कंज्यूमर है उसकी कोई इनकम उतनी बड़ी नहीं है, ना ही लोगों की सैलरीज उतनी बढ़ी है। तो आज की तारीख में महंगी आइटम होने के कारण घर चलाना हर किसी को बहुत मुश्किल है। देखिए, कस्टमर नो डाउट टैली करता है ऑनलाइन क्या रेट है, भले वो लेगा अपने घर के आसपास की शॉप से ही। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन परचेस करते हैं, ऑनलाइन में कई बार ठगी भी होती है उनको, पर जब वो ठग जाते हैं तब वो बैक टू नॉर्मल अपने फिर से रिटेल दुकान में आते हैं। लेकिन आज की तारीख में ऑनलाइन की तरफ कस्टमर का झुकाव ज़्यादा है, जिसके कारण हम लोग को तकलीफ जा रही है, हमारा बिजनेस कम हो रहा है। आपने बहुत सही बात कहा कि जो कन्वेंशनल व्यापारी है, जो इतने ट्रेडिशनल कई सालों से जो बिजनेस करते आ रहे हैं, आप और हम मिलकर जो भी उन हर आसपास की दुकान में माल खरीदी करने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई तकलीफ गई क्वालिटी को लेके, कुछ भी चीज़ों को लेके, तो हम अपना ट्रेडिशनल व्यापारी उसको बदल के दे देता है, समझ जाता है, कोई दूसरी चीज़ दे देता है। ऑनलाइन में तकलीफ जाती है, या आप कोई मॉडर्न ट्रेड का शॉप से आप लेकर आएंगे तो वहाँ पे एक्सचेंज करने में बहुत तकलीफें जाती है। कस्टमर को नो डाउट एक्सपीरियंस बुरा होता है, बट फिर भी न जाने कुछ लोग तो वापस से वो मॉल की तरफ जाते ही जाते हैं। यानी ये तो बेसिकली कस्टमर का चॉइस के ऊपर में बात हो रही है, वैसे इंडिविजुअल के ऊपर। कंपटीशन तो आज के तारीख में ट्रेडिशनल व्यापारी बहुत ज़्यादा कर नहीं पाता है। रीज़न क्या है कि हम जो भी ट्रेडिशनल व्यापारी है उसकी एक लिमिटेड मार्जिन है, वो अपनी खरीदी से थोड़ा बहुत मार्जिन रखकर माल बेच सकता है। पर जो ऑनलाइन जो भी कंपनीज हैं, वो आज की तारीख में प्रॉफिट का ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप अगर मान लीजिए कोई आइटम अगर वो ऑनलाइन वाला कंपनी को अगर 50 रुपये का पड़ता होगा, तो वो लॉस में भी बेचता है, वो 40 रुपये में भी बेच देगा। कारण उनको मालूम कहाँ से वो लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल व्यापारी ऐसा नहीं कर सकता। ट्रेडिशनल व्यापारी करेगा तो कुछ समय में उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो ऐसे में हम ऑनलाइन व्यापारी से कम्पीट नहीं कर सकते। देखिए, कैट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बहुत कोशिश किया कि भारत ई मार्केट करके एक पोर्टल है, उसको स्टार्ट किया। सभी व्यापारियों को बोला गया है उसमें रजिस्टर करें, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, लेकिन स्टिल वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण मेरे ध्यान में नहीं वैसे क्या है, लेकिन रजिस्टर तो लोगों ने किया है, लेकिन स्टिल पता नहीं शायद वो पोर्टल में लोग जाने को इंटरेस्टेड नहीं है। लोग ट्रेडिशनल वे से जो खरीदी और बिक्री करते हैं उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए, सरकार तो चाहती है कि हर व्यापारी
जीएसटी पोर्टल पे अपना को रजिस्टर कराए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, हर टाइप का लाइसेंसेस ले और कानूनी तरीके से काम करें। बिल्कुल सही है सरकार का सोचना, हम भी यही चाहते हैं। पर उसमें जो कंपटीशन हमें जो ई कॉमर्स से आता है उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं होने से हम लोग को तकलीफें जाती हैं। हम रजिस्ट्रेशन तो सारे करते हैं, टैक्सेस हम सारे पे करते हैं, भले हमको ज़्यादा प्रॉफिट ना हो तो भी हम टैक्स पे कर देते हैं, लेकिन स्टिल हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सरकार एड्रेस नहीं कर पाती है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया हुआ है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसमें सरकार ये बोलती है कि जो भी ट्रेडर, बिजनेसमैन, वेंडर, जो भी कोई आदमी फूड आइटम में डील करता है उसको फूड डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना कंपलसरी है। उसको एक फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो फूड लाइसेंस के बेसिस पे वो माल बेच सकता है। जैसे आज ड्रग लाइसेंस रहता है, सेम उस प्रकार का फूड लाइसेंस है। अब हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको जो कंपनी से स्टॉक्स आता है तभी स्टॉक्स उनको मिलेगा जब उनको फूड लाइसेंस अथॉरिटी से बस रजिस्टर्ड रहेंगे। तो हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स रजिस्टर्ड है, इस करके कंपनीज हमें माल देती है, हम भी यही सेम माल हमारे आगे दुकानदार भैया को देते हैं। अब सरकार का बोलना है कि वो जो दुकानदार जिनको आप माल दे रहे हैं वो भी फूड अथॉरिटीज के इसमें रजिस्टर्ड रहना चाहिए, मतलब उनके हाथ में भी FSSAI का लाइसेंस रहना चाहिए। अब ये काम तो सरकार का है कि आप सभी दुकानदार को समझाएं, नोटिफिकेशन दें, पर हो क्या रहा है कि हम जब दुकानदार के पास जाते हैं उनको बोलते हैं भाई लाइसेंस आपके पास है क्या, तो बोलते हैं हमने बनने दिया या हमें जानकारी नहीं है। पर क्योंकि हमें बिजनेस करना है तो हम उनको माल दे देते हैं जाने अनजाने में हमारे लोग। ऐसे इसमें जो फूड डिपार्टमेंट है वो हम लोग को दोषी मानता है और हमें नोटिसेस देते हैं और बोलते हैं कि जी आपका गलती है, आपने उनको माल क्यों दिया। अब उदाहरण के तौर पे आज नागपुर शहर में अगर मैं बात करूं तो 10,000 ऐसे दुकानदार हैं जिनको फूड के आइटम जो बेचा करते हैं हमारी FMCG कंपनीज में। अब 10,000 में से मुश्किल से 1,000-2,000 लोग ही रजिस्टर्ड है, बाकी लोग तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब अगर हम मान लीजिए कि हम सिर्फ उन्हीं को माल दें 1,000-2,000 लोगों को, तो ये जो 8,000 दुकानें जिनको माल हम नहीं देंगे कितना शॉर्टेज हो जाएगा, घर घुरती ग्राहक को माल नहीं मिलेगा, फिर सरकार हमें और तकलीफ देगी। तो हम सरकार को समझाना चाहते हैं कि आप समझिएगा, या तो आप इसको कुछ संशोधन करें इस एक्ट में, या तो फिर अवेयरनेस ड्राइव सरकार चलाए ताकि हर कोई समझे उस एक्ट को और उसमें हम लोग को तकलीफ ना दें। मेरे ये आपके माध्यम से बोलना है। मेरा आपके माध्यम से एक और कहना है कि जब मान लीजिए कोई फूड ऑफिसर एक दुकान में जाता है, रिटेल दुकान में कार्रवाई करने के हिसाब से, जब उसका लाइसेंस चेक किया जाता है, वो लाइसेंस चेक करने के बजाय वो हमारे बिल्स को ढूंढता है फूड ऑफिसर कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटर किसने सप्लाई किया। वो ना करते अगर वो उसी समय उस दुकानदार को रजिस्टर कर लेता है, उसको पेनलाइज मत करिए, कुछ समय के लिए आप पेनल्टी की क्लॉज को साइड में रख दीजिए, कुछ समय के लिए आप सिर्फ रजिस्ट्री करिए। आप उसको रजिस्टर कर लीजिए तो दुकानदार को भी अच्छा लगेगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और